इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर यह खास प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं मैं, वैभव श्रीवास्तव। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ की। दरअसल एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ शेयर बाजार में लिस्टेड और ट्रेड होने वाले फंड्स हैं। न्यू फंड ऑफर यानी एनएफओ की पीरियड के दौरान फंड्स को हाउस के सीधे खरीदने के लिए अवेलेबल किया जाता है। एनएफओ के बाद फंड्स की यूनिटें शेयर बाजार पर लिस्ट होती हैं। इसके बाद इन्हें वहां से खरीदा और बेचा जा सकता है। तो कितने तरह के होते हैं ईटीएफ, कैसे करें इसमें इन्वेस्ट और क्या हैं इनके फायदे, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं तीन बहुत ही खास मेहमान। रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के हेड अशोक कुमार बंसल जी, कंपनी सेक्रेटरी विनीत सहाय जी और जाने माने इकोनॉमिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट डॉक्टर शरद कोहली। आप तीनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत। हमारे तीन खास एक्सपर्ट्स आज पैसा बोलता है कि शो पर आए हुए हैं और ऐसे ही एक्सपर्ट्स की जानकारी से आप ईटीएफ में पैसा लगाइए। मार्केट के बारे में जब हम बात करते हैं और एक रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू, अथॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं, कितना अहम होता है एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना कि मार्केट वॉलेटिलिटी, जो लगातार उतार चढ़ाव मार्केट में आते रहते हैं, उससे इन्वेस्टर का जो पैसा है उस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और इन्वेस्टर का पैसा जो है, आमतौर पे डर ये होता है कि चलिए मुनाफा हो सो हो, पर कहीं ऐसा ना हो कि रातों रात जितना भी पैसा लगाया हुआ है वो सब डूब जाए। तो मार्केट वॉलेटिलिटी का ईटीएफ्स पर कितना असर पड़ता है और कैसे सेफ गार्ड कर सकते हैं इन्वेस्टर अपने आप को? देखिए, मार्केट वॉलेटिलिटी तो एसेंशियल पार्ट है किसी भी मार्केट का, बिकॉज इट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनीबडी इन द मार्केट। बट इसमें क्या है कि जैसे ईटीएफ में भी देयर आर 3-4 कैटेगरीज ऑफ ईटीएफ्स अवेलेबल इन द मार्केट। जैसे एक तो स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ होते हैं जो कि बिट रिस्की होते हैं। उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आप अपनी कितनी कैपिटल को रिस्क में डाल सकते हैं। दूसरे जो ईटीएफ होते हैं जैसे डेट फंड्स हैं, बॉन्ड्स हैं, जिनमें गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं, उनमें रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है। अगर वॉलेटिलिटी इक्विटी मार्केट में होती भी है तो उनमें बहुत कम वॉलेटिलिटी होगी, रिटर्न थोड़ी कम जरूर आएगी, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। सिमिलर वे यू कैन आल्सो इन्वेस्ट इनटू द गोल्ड। गोल्ड इज आल्सो ए लेस रिस्कियर प्लस लेस वोलेटाइल एसेट क्लास। अब अपने को जैसा किसी भी इन्वेस्टर के पास पैसा होता है उसमें से वो अपने पैसे को बांट लेता है 2-3-4 हिस्सों में कि इतना पैसा मेरे को इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, इतने पैसे का मेरे को वोलेटिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो अगर किसी इन्वेस्टर के पास पैसा इस तरीके से डिवाइड करके लगाया गया है इस बाज़ार में, तो उसे कम से कम रिस्क होता है। और मेरा भी यही कहना है सभी इन्वेस्टर से थ्रू दिस प्रोग्राम कि आप जितने भी स्टॉक स्पेसिफिक ईटीएफ हैं उनमें पैसा बहुत रिसर्च करके लगाएं और लॉन्गर पीरियड का होराइजन हो तभी लगाएं। अदरवाइज आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें, उसे डेट फंड में भी लगाएं और गोल्ड में भी लगाएं, सो दैट योर मेन कैपिटल और कैन बी प्रोटेक्टेड और वहाँ पे आपको वोलेटिलिटी का ज़्यादा नुकसान ना हो। जी बिल्कुल। एक बहुत ही अहम सवाल मेरे पास ये है डॉक्टर कोहली कि हम सब ये बात जानते हैं कि ईटीएफ्स के साथ साथ बहुत सारे अलग भी फंड्स हैं, चिट फंड्स हैं, डेरिवेटिव्स हैं, इक्विटी मार्केट में पैसा लगता है। इन सभी जगहों पे जब पैसा लग रहा होता है तो एक मेन जो चीज़ इन्वेस्टर के दिमाग में होती है वो ये, जैसा कि आपने कहा कुछ वक्त पहले, कि पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाना चाहिए। इन्वेस्टर का जो हम कहते हैं आरओआर है कि भाई रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अब मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि एग्जैक्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना है क्योंकि वो चेंज होता रहता है मार्केट के साथ, लेकिन बाकी सारे फंड्स की तुलना में ईटीएफ बेटर हैं या नहीं, और कितना रिटर्न्स आमतौर पे ये इन्वेस्टर को कमा के दे सकते हैं? देखिए वैभव, इसको हम सीधा कंपेयर करें इक्विटी से तो मुझे लग रहा है वो नाइंसाफ़ी हो जाएगी। और अगर हम म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें कुछ हद तक कर सकते हैं पर पूरा नहीं कर सकते। आप बाकी कमोडिटी से कंपेयर करें तो मुझे लग रहा है कि हर एसेट क्लास अपने आप में यूनिक है और हर एक की जो रिटर्न है, और इसके लिए मैं आपको सीधा साधा आसान फॉर्मूला अगर बताऊं और इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, दर्शकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ये एक मंत्र है जिसको आप याद कर लीजिए। मैंने आप पहले जब मैं बोल रहा था मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था, रिस्क एपेटाइट, कि आपके अंदर रिस्क लेने की कितनी काबिलियत है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क, या मैं ये कहूं कि कितना जोखिम आप उठा सकते हैं। अगर मैं उसको सीधा कहूं तो जो लोग जोखिम, अब ये भी अब सवाल हमारे ऊपर ये आ सकता है कि साहब हमें कैसे पता कि हमारी कितनी रिस्क एपेटाइट है, ये तो मन से पूछने वाली बात है, ये सवाल आता है। तो इसका जवाब भी है, इसका जवाब ये है कि आपके पास डिस्पोजेबल फंड्स कितने हैं,
अगर आपके पास, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं, और एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए ही कुल हैं मिला के जो आपने बचाए हैं, आपकी वो कुल मिला के जमा पूंजी वही है। मैं समझता हूं कि ये अगर कुल मिला के 1 लाख रुपए हैं तो इससे ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब कोई कोई व्यक्ति ऐसा होगा, कोई कोई शख्स ऐसा होगा जिसके पास 10 लाख रुपए हैं, उसको लगता है कि इसमें से 2 लाख तो ऐसे हैं जिससे मैं रिस्क ले सकता हूं, बाकी के 8 लाख को मैं सेफ रखना चाहता हूं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा कि आपकी रिस्क एपेटाइट कैसी है, आपके पास डिस्पोजेबल सेविंग्स कितनी है उस पर अंग्रेजी में कहावत होती है जिसका अशोक जी भी दूसरे लफ्जों में जिक्र कर रहे थे कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, कि सारे के सारे अपने पैसों को, अगर मैं इसको इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव में ले आऊं, आपको एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। हमने अभी 100 से ऊपर ETFs का जिक्र किया। मेरी सलाह यह है कि जो पहले पहले आया है नया नया, उसको ज्यादातर पैसा, बल्कि 75 से 80% तक पैसा डेट वाले ETFs में, गोल्ड वाले ETFs में, मतलब जिसमें वॉलेटिलिटी कम है, जिसमें रिस्क कम है, उसमें लगाना चाहिए। थोड़ा सा आप स्वाद चखें उसका भी जहां रिस्क है, क्योंकि आपको महसूस, क्योंकि कोई ना कोई उसको ऐसा टकर जाएगा, वो कहेगा यार तुम्हारा रिटर्न 7-8% आ रहा है, मेरा रिटर्न तो 15-20% आया। अब वो सोचता है कि मुझे या तो सलाह देने वाले ने गलती करी, या मेरी स्ट्रैटेजी में गलती रही, या मैंने कहां गलती कर दी, मैं भी ETF में, तुम भी ETF में, मेरा कम तुम्हारा ज्यादा, ये कैसे हो गया। तो उसमें फर्क यह है कि उनका जो वो बास्केट बना हुआ है, वो बास्केट में हो सकता है कि इक्विटी ज्यादा हो, पर और ये भी हो सकता है इक्विटी ज्यादा हो और उस समय माहौल अच्छा हो, मतलब इक्विटीज ऊपर जा रही हो, ये कोई जरूरी नहीं इक्विटी ज्यादा है, ये भी मिल सकता है कि इक्विटी ज्यादा वाला घाटे में हो, जैसा कि अभी जिक्र किया गया। तो मुझे लग रहा है माहौल को देखते हुए, आपकी रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, आपके डिस्पोजेबल फंड्स को देखते हुए, आपकी रिस्क एपेटाइट कुल मिला के देखते हुए, उस पर यह डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे कितना लगाना है, कहां लगाना है। इसीलिए मैंने वैभव जिक्र किया कि किसी सलाहकार की हेल्प, अगर आपके पास पूरी की पूरी वो नॉलेज नहीं है तो ले लेनी चाहिए। हम आपके लिए एक नींव खड़ी कर रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा। अब नींव के ऊपर मकान बनाना है तो आपको आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ेगा। नींव हमने रख दी, ETFs पे हमने आपको आज तारुफ करा दिया आपका, ETFs क्या है, किस तरह के, वैभव ने नए नए क्वेश्चंस निकाले हैं ढूंढ के कि आपकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो जाए। पर मुझे लग रहा है अब इस पे जब आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है तो कहीं ना कहीं आपको आर्किटेक्ट की सलाह लेनी। तो मैं फिर यही सलाह दूंगा कि नया अगर निवेशक है तो वो सलाह लेके करे, खुद अकेले उसको ना करे। बिल्कुल। डॉक्टर कोहली ने जैसा हमें कहा कि अगर हमें इस नींव पर, जो पैसा बोलता है कि कार्यक्रम के जरिए आपके सामने जो नींव रखी जा रही है कि किस तरीके से आप ETFs में, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में कैसा आप पैसे लगा सकते हैं, वो चीज़ अब जब आपको एक इमारत में तब्दील करनी है तो उसके लिए आपको एक आर्किटेक्ट चाहिए, और आर्किटेक्ट हैं हमारे एक्सपर्ट्स। फिलहाल हमारे एक और एक्सपर्ट हैं जो हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी अभी कुछ वक्त पहले ही विनीत जी ने हमें बताया था कि इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, कि बहुत ज़रूरी है एक इन्वेस्टर के लिए कि किस तरीके से वो अपने आप को एजुकेट करे, कैसे वो समझे इस बात को कि उसको कुछ चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है ETF में जाने से पहले। सर, ETF से बाहर निकलते हुए, एक ब्रॉडर मार्केट पर्सपेक्टिव पर आते हुए, क्रिप्टोज भी आज की मार्केट का हिस्सा हैं, इक्विटी भी आज की मार्केट का हिस्सा हैं, और अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के ऐसे फंड्स हैं जो मार्केट में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर को बिगिन करना चाहिए, चाहे वो ETF से शुरू करना चाहे या शेयर से या कैसे, या कोई ऐसा है जिसमें आप कहेंगे कि मतलब इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? क्योंकि डॉक्टर कोहली ने बहुत ही अच्छी बात हमें अभी भी बताई कि कैसा होता है हर इंसान का, हर व्यक्ति का रिस्क एपेटाइट। तो सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किसी को रोल मॉडल मांग के नहीं करे कि किसी A ने ऐसे किया या B ने ऐसे किया, या बड़े बड़े ब्रोकर हैं उन्होंने यहाँ ऐसे फंड, क्योंकि वो चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे होता है। रिस्क एपिटाइट तो है ही, आपका कितना पैसा है इन्वेस्टेड, आपने कम पैसा लगाया, आप चाहोगे कि डबल हो जाए, तभी तो आपका पैसा, आपके हाथ में जो नेट पैसा है वो ज़्यादा आएगा। 50 लगाया तो 100 होगा, तभी आपके पास 50 आएगा। लेकिन किसी ने 500 लगाया है, उसको 50 आ रहा, तो वो 50 आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपको यही देखना है कि ये अल्टरनेटिव है, ये बेटर है। म्यूचुअल फंड या आपका इक्विटी मार्केट और अदर जो एसेट्स हैं, ये अल्टरनेटिव है बैंक एंड फिक्स डिपॉजिट का, क्योंकि वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो आपका ये होना चाहिए कि मैं डबल नहीं करूँ, मैं कम से कम उस 6% को बीट करूँ। पहला आपका वो टारगेट होना चाहिए कि मैं 6% को बीट करूँ, और जैसे आप ये बीट करने का आपको स्किल आ जाएगा, इस 6% को आप क्रॉस करने लगेंगे, आप अपना इंटरनली आप उसको 10% कर सकते हैं, 12% कर सकते हैं,
जो सेंसेक्स का रेट है आप उसको बीट कर सकते हैं, बट वो आपका एक बेसिक, आप बैंक से शुरू कीजिए। अगर आप नए निवेशक हैं तो आप हमेशा बैंक के रेट को, इंटरेस्ट को बीट करने का सोचिए, ना कि आप किसी बड़े बड़े ट्रेडर हैं या बड़े ब्रोकर हैं उनके इंटरेस्ट को आप मीट करें, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। किसी ने 20 साल अपना लगाया है, किसी ने अपने सारा पैसा डुबा के फिर से अपना इमारत खड़ा किया है, तो उसको आप बीट नहीं कर सकते। आप नए इन्वेस्टर हैं, आप अपना एक बैंक को आप लेके चलें और वहाँ से अपना पैसा बढ़ाएं। आप अगर ये सोचेंगे कि मैं इससे ज़्यादा करूँगा तो ठीक है, लेकिन आप बैंक को बेस रखिए। यही मेरा सलाह यही है। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट जो एडवाइस होगी वो यही होगी कि किसी और के कंपैरिजन में आप अपने आप को ना देखें। आप सिर्फ इतनी सी बात समझें कि आपको किस तरीके से जो पैसा आपने लगाया है और अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए कितना आप रिस्क उठा सकते हैं, उस बात को मद्देनज़र रखते हुए आप ये चीज़ देखिए कि कितना आप पैसा एक सेफ और सिक्योर तरीके से कमा सकते हैं। ये मत सोचिए कि किसी और ने 15%, 20 या उससे ज़्यादा कमाया है तो मैं भी एकदम से उतना ही कमाऊंगा, क्योंकि पैसा किस तरीके से आप कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके या अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट करके, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कितना रिसर्च किया हुआ है और कितना वक्त से आप इन्वेस्ट करते आ रहे हैं। मैं लौटना चाहूँगा मार्केट के बाद गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू या रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से सर, कि हम लोग लगातार ये बात पूछ रहे हैं या कर रहे हैं कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर सेफ महसूस कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत सरकार की ओर से बार बार ऐसी पहल होती है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कदम उठाए जाते हैं जिनकी वजह से भारत सरकार ये कोशिश करती है कि इन्वेस्टर्स का पैसा डूबे नहीं, सेफ और सिक्योर रहे और साथ ही साथ जो मुनाफा है, जो भी वो कमाना चाहे वो कमाता रहे। आपके हिसाब से वो कौन से अहम स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो रेगुलेटर पॉइंट ऑफ व्यू से लिए गए हैं, जिससे कि ये बात सुनिश्चित की जाती है, इंश्योर की जाती है कि पैसा डूबेगा नहीं या फिर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आएगी? देखिए, मार्केट इज गवर्न बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जी। प्लस स्टॉक एक्सचेंजेस आर आल्सो इनटू ए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जब इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा लगाता है तो देयर आर डिफरेंट mechanism plus platforms where from he can get all the compliance information कि कैसे उसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके की सलाह लेनी है, प्लस यहाँ पे एडवाइजर्स हैं। अभी सेबी डे बाय डे जितने एडवाइजर्स होते हैं उनका भी रेगुलेशन बना रही है, उनको भी वहाँ पे रजिस्टर कराना पड़ता है, जिससे कि कोई आदमी मार्केट में चीटिंग ना कर सके, प्लस इन्वेस्टर्स को धोखा ना दे सके, अपने अनड्यू एडवांटेज अपने आप ना ले सके। सपोज उन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, उनके लिए कोई वो ना कर सके। तो बहुत सारे एग्जाम्स सेबी ने अभी लाए हैं, जो कि NISM का मॉडल है पूरा स्टॉक एक्सचेंज का। उसमें जो क्वालिफाइड आजकल एनालिस्ट हो गए हैं वो हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सेबी के साथ। प्लस बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने बनाया हुआ है कि अगर इन्वेस्टर्स को कोई चीटिंग होती है तो उससे कंपनसेट किया जा सकता है। उसके बारे में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, प्लस ICSI है, CS का इंस्टीट्यूट है, प्लस और बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनके थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिससे कि छोटा इन्वेस्टर उससे अवेयर हो सके, प्लस मार्केट की जो गलत गतिविधियां हैं उनमें ना पड़ सके और उसे लॉस से बचाया जा सके। इसी तरीके के कई सारे और प्रोग्राम हैं जिनमें कि जगह जगह पर सेमिनार होती है। सेबी बहुत सारे अपने प्रोग्राम चलाती है, स्टॉक एक्सचेंजेस को भी कहती है कि आप भी इन्वेस्टर्स को अवेयर करें। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, वो कई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर भी होते हैं। जैसे आपके माध्यम से भी ये एक मैसेज है कि आप लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके जितने भी रिस्क फैक्टर हैं उन्हें अच्छे से जांच ले, परख ले, प्लस जो डॉक्यूमेंट बनाया है भले ही वो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हो उसे ध्यान से पढ़ें। हर किसी में एक डिस्क्लेमर क्लोज होती है, उसे आप अच्छे से पढ़ें। प्लस अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप प्रोफेशनल्स की हेल्प लें। प्रोफेशनल थोड़ी फीस चार्ज करेगा बट आपको अच्छे से गाइड करेगा। उसमें भी यू हैव एन ऑप्शन कि आप किसी और दूसरे प्रोफेशनल से सेकंड ओपिनियन ले। अगर आपकी वो सारी चीज़ें मिलती है तभी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। प्लस जैसा शरद जी ने अभी बताया कि भाई जितना आप रिस्क उठा सकते हैं आप उसी हिसाब से, क्योंकि मार्केट आज की नहीं है, 40 साल 42 साल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को चलते हुए हो गया, सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है, तो इसके बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है। कभी कोई युद्ध हो जाता है, बहुत वोलेटिलिटी है, उथल पुथल है। उन सब चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है इन्वेस्ट करने से पहले। प्लस जितने भी अपनी गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं वो तो आपको टाइम टू टाइम बताती रहती है, पर अपने को भी अपना पैसा है तो उसे किस तरीके से मैनेज करना है, इन्वेस्ट करना है, कैसे रिटर्न लेनी है, कितनी अपनी रिस्क एपेटाइट है, कितना जोखिम हम उठा सकते हैं, उसी एसेट क्लास में आपको करना है। यही मेरा कहना है। बिल्कुल, गोल्ड के साथ साथ और बाकी सिक्योरिटीज़ के साथ साथ हम लोगों ने बात जानी कि रियल एस्टेट भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वैसे ही जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो आजकल एक चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में है जो कि है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
डॉक्टर कोहली, अगर आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ ये बात बता पाएँ, ये जानकारी दे पाएँ कि क्या है ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और क्या क्या फ़ायदे हैं इसके हमारे इन्वेस्टर्स के लिए। जी हाँ, रियल एस्टेट में ऐसा माना जाता है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत बड़ा पैसा चाहिए। छोटा निवेशक रियल एस्टेट में नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आजकल तो छोटे छोटे फ्लैट्स, छोटी छोटी दुकानें भी मिलती हैं, पर आप उसको यूनिटाइज्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर चाहते, तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आपको वो मौका देती है कि आप उसको छोटे यूनिट्स में आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इनको तो अब इनकी भी ट्रेडिंग होती है, इनकी भी लिस्टिंग होती है, ये भी उसी तरीके से चलते हैं जैसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात कर रहे हैं। और मैं जल्दी से, आप इजाज़त दें तो मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, जो कि पिछला टॉपिक चल रहा था, वो ये है कि आप अपने पैसे के लिए, पैसा आपके लिए काम जब करेगा जब आप पैसे के लिए पहले थोड़ी मेहनत करेंगे। हमने देखा कि ज़्यादातर निवेशक कहा सुनी से काम करते हैं। किसी से सुन लिया, किसी ने कह दिया भैया ETFs किया तुमने, हाँ मैंने किया, भैया तुम भी लगा दो, यार हमें भी कोई दे दो। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है जब आप उसको कैजुअल लेंगे तो वहाँ पर आपका लॉस होने का डर बढ़ जाता है, क्योंकि आपने कहा सुनी में किया। तो पूरी जानकारी लेके, पूरा समझ के, कुछ दिन उस पर रिसर्च करके, और मैं ये भी सलाह दूंगा कि सीधा सुनते ही पैसा ना लगा दे। पहले आप उसको, जैसा कि अभी शुरू में आया था 160 रुपये, 550 रुपये, आपके पास लगाने के लिए 1 लाख भी है, आप शुरू में 1000 रुपया लगाएं। उस 1000 रुपये को आप 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले ऑब्जर्व करें। आप देखें कि क्या ये 1020 हो जाता है, 1010 हो जाता है, 1050 हो जाता है, या ये घट के 950 रह जाता है। तो ये आप देखें, उसके बाद आप बड़ा पैसा लगाएं। कोई भी नई चीज़ जब होते हैं, आपको चखते भी हैं, कहीं किसी दुकान पे नई चीज़ खाने को, तो पहले थोड़ा सा उठा के आपको दुकानदार चखवाता है। बर्फी आपने देखा हलवाई की दुकान पे इतना सा टुकड़ा तोड़ के देता है, आप खा के देखिए। वो इसलिए देता है कि आप ये ना हो आप 1 किलो ले लें और फिर बाद में हमको कहें कि साहब तुमने क्या दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि उसको पहले स्वाद चख के, थोड़ा सा थोड़े अमाउंट से ट्रेड करके, पूरी जानकारी लेके, पूरी मेहनत करके, तब आप इसमें एंटर करें। रियल एस्टेट बिल्कुल एक नया एवेन्यू उभर के आया। हालांकि रियल एस्टेट मार्केट पिछले 3-4 सालों में कुछ अगर एरियाज हम शहर के छोड़ दें, उसके अलावा थोड़ी सी सुस्त रही है, पर बिल्कुल ये एक मौका देता है निवेशकों को छोटे अमाउंट से एक्सचेंज ट्रेडेड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आने का। जी शुक्रिया डॉक्टर कोहली। और एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि टैक्स से जुड़ी हुई कुछ बातें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं। अब हम सभी ये बात जानते हैं कि एक इन्वेस्टर ये चाहता है कि जब कभी भी किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जाता है, तो जब उससे मिलने वाला रिटर्न है, जो मुनाफा है, एक बात हम सभी जानते हैं कि हमें उस पर टैक्स देना होता है। लेकिन बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ हैं जहां पर इन्वेस्ट करने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें टैक्स में सेविंग की एक सुविधा मुहैया करवाती है। तो हमें बेसिकली एक तरीके से समझा जा सकता है कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही होती है कि एक पर्टिकुलर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट का पैसा है वो भी बिल्कुल सेफ रहे। टैक्स सेविंग के हिसाब से अगर हम बात करें तो विनीत जी आप क्या कहेंगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स अगर हम सिर्फ और सिर्फ टैक्स सेविंग की बात करें तो कितने लाभकारी हैं, कितने फ़ायदेमंद हैं हमारे इन्वेस्टर के लिए? और साथ ही साथ क्या कोई ऐसे ख़ास सिक्योरिटीज़ या कुछ ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिनमें हमारे इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के बाद टैक्स सेविंग की बात बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है ETF में कोई ऐसा कोई टैक्स सेविंग बॉन्ड इशूड नहीं है जी। ये गवर्नमेंट जनरली जो टैक्स सेविंग बॉन्ड है वो गवर्नमेंट लाती है या PSUs लाते हैं, वो उसके हिसाब से होता है। ETF में जहाँ तक मेरी जानकारी है ऐसा कोई बॉन्ड या ऐसा कोई स्कीम नहीं है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो क्या ये ज़रूरी होता है कि हम इन्वेस्टर्स को ये बात बताएं कि कैसे बाहर की मार्केट्स इसको, यानी ETFs या बाकी सिक्योरिटीज़ पर असर डाल रही हैं? अशोक जी क्या कहना है आपका कि क्या जो बाहर की मार्केट्स हैं, जैसे हम देखते हैं नास्डैक है या निके है, यूरोपियन जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, उनके ऊपर नीचे होने से, क्योंकि भाई ज्योग्राफी में फ़र्क है, कहीं पर मार्केट्स बंद होती हैं, कहीं पर खुलती हैं, और उसके बाद ही हमारे यहाँ पर मार्केट्स में जो ट्रेडिंग है सिक्योरिटीज़ में वो स्टार्ट होती है। आपको क्या लगता है फॉरेन मार्केट्स का ETFs पर या बाकी सिक्योरिटीज़ पर, ख़ासकर ऐसे ही फंड्स पर कितना असर पड़ता है? देखिए आज की डेट में वी आर coupled with globalization. जी। So whatever is happening in global markets, it's impacting our market as well. So भारतीय शेयर बाज़ारों को भी बाहर के बाज़ार पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। ये हम पिछले 3 महीने से देख रहे हैं। जैसे ही रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ तो मार्केट वोलेटाइल हुए पूरे वर्ल्ड में, हालांकि उसका इम्पैक्ट सारी इकोनॉमी पे वर्ल्ड पे पड़ा है। तो उसी वजह से इस वोलेटिलिटी को देखते हुए हम लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं। और इसमें कुछ एसेट क्लास ऐसी है जैसे इंटरेस्ट रेट साइकिल, डेट फंड्स हैं, उनमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, बट वोलेटिलिटी का स्टॉक मार्केट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है।
दूसरी बात अभी मैं एक और मेरे दोस्त विनीत जी ने बताई टैक्स की। तो जब आप ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कोई टैक्स नहीं बचा पाते, बिकॉज इट इज़ नॉट ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में आपके PPF आते हैं, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स आते हैं, प्लस और अदर स्कीम्स है गवर्नमेंट की जिसमें आप टैक्स इन्वेस्ट करके स्टॉक मार्केट के इन प्रोडक्ट्स में, या जैसे आप ELSS होती है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, उससे भी आप टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं। बट ETF में इन्वेस्ट करने से आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता, बिकॉज दिस इज नॉट ए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट। इसकी टैक्सेबिलिटी पे अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी प्रकाश डाल सकता हूँ कि हाउ दीज आर बेसिकली टैक्सड इन इंडियन सिनेरियो। जी प्लीज। जैसे ETF हैं, ETF में अगर आप इक्विटी बेस्ड फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनका सेम ट्रीटमेंट होता है जैसे स्टॉक्स में होता है। अगर आप इसे 1 साल से पहले बेच देते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाता है, जिस पे हमें 15% टैक्स देना होता है। अगर हम इसे 1 साल के बाद बेचते हैं किसी भी इंडेक्स फंड को या किसी भी सेक्टोरल फंड को, तो इस पे टैक्सेशन 10% होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इसमें 1 लाख रुपए की अपने को छूट होती है। 1 लाख रुपए तक ये एग्जम्प्ट है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिस पे अपने को टैक्स नहीं देना होता। अगर हम किसी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर कोई कैपिटल गेन होता है, और अगर वो किसी कमोडिटी में भी होता है लाइक गोल्ड में, तो दे ऑल आर ट्रीटेड सेम। तो इनमें अपना लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का पीरियड 3 ईयर्स का है। अगर हम इसे 3 साल से पहले बेचते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, जो आपके इनकम स्लैब में जुड़ जाएगा, एंड वाट एवर स्लैब यू आर टैक्सेबल उसी पे आपका टैक्स लगेगा। प्लस अगर आप इसे 3 साल के बाद बेचते हैं तो आप पे जो टैक्सेशन का लगेगा वो 20% टैक्स होगा लॉन्ग टर्म, और उसके साथ आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलेगा। जी बिल्कुल। सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस बात को जानना चाहते हैं कि बहुत सारी कही सुनी बातें होती हैं जिन पर ध्यान देने के बाद इन्वेस्टर आमतौर पे इन्वेस्ट कर दिया करते हैं। ETFs जैसा कि हमने बात की कि अब एक उभरता हुआ एक नया कॉन्सेप्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? विनीत जी से मेरा इस सवाल होगा कि वो अगर हम बहुत ही जल्द एक ब्रीफ में बताना चाहें, वो कौन से मिथ हैं, वो कौन सी भ्रांतियां हैं जो ETF से जुड़ी हुई हैं, जो इन्वेस्टर्स के जहन में आमतौर पर आ जाती हैं, और आप उनको आज क्लैरिफाई करना चाहेंगे? ETF के लिए सबसे पहली जो भ्रांति है वो लोग समझते हैं कि ये म्यूचुअल फंड है, जबकि ये म्यूचुअल फंड है ही नहीं। म्यूचुअल फंड जनरली फंड ने अपना FPO निकाला और उसके हिसाब से अपना फंड वो मार्केट से फंड उठाया, और वो जैसे अगर फंड सक्सेसफुल है तो वो फर्दर उसमें ऐड होते रहते हैं, नए नए इन्वेस्टर आते रहते हैं। वो फंड जैसे 1000 करोड़ से शुरू हुआ वो 10,000 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन जबकि ETF में ऐसा नहीं है। ETF एक बार जैसे 1000 करोड़ का आया FPO, तो उसके बाद उसमें कुछ भी उसके बेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा, उसकी ट्रेडिंग होते रहेगी। इट इज़ लाइक इक्विटी कि एक कंपनी ने जैसे 5,000 करोड़ का इक्विटी में IPO लाया, वो 5,000 ही रहेगा, उसका मार्केट वैल्यू वो बढ़ता रहेगा, डिपेंड्स अपॉन कि किस प्राइस पे उसके यूनिट्स ट्रेड हो रहे हैं। तो इस मामले में ये म्यूचुअल फंड से एकदम फ़र्क है। ये तो इस मामले में इक्विटी से एकदम मतलब मिलता जुलता ही नहीं, वो वैसा ही ट्रीट करता है, क्योंकि इसमें भी आपके शेयर मिलते हैं, यूनिट्स नहीं मिलते हैं, इसमें भी आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड नहीं है ये इक्विटी, लेकिन इसमें जो इक्विटी का रिस्क है वो काफ़ी हद तक कम है, और वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ETF यूज़ करते हैं। आप अगर डेट में करते हैं तो फिर ये बहुत ही कम है, गोल्ड में करते हैं कम है, और अगर आप इक्विटी में करते हैं तो ज़्यादा है। बट ये डायरेक्ट आप अगर स्टॉक मार्केट से परचेज कर रहे हैं इक्विटीज़ तो उससे तो कम है ही है। बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगा अशोक जी आपसे कि क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे इन्वेस्टर्स के लिए ETF से जुड़े हुए क्या होंगे आपकी तरफ से? देखिए, मैं तो अपने दर्शकों को इस पैसा बोलता है कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ETF बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको लिक्विडिटी का ध्यान रखना है, प्लस अपनी रिस्क एपेटाइट का, जोखिम का ध्यान रखते हुए इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें जो TER है, जिसे हम टोटल एक्सपेंस रेशो बोलते हैं, वो बहुत ही मिनिमल है। तो आप इसमें बहुत अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं, बशर्ते कि आपने वो इन्वेस्टमेंट बहुत सूझबूझ और बड़ी जानकारी के साथ किया हो। इसके लिए आप एक्सपर्ट की सलाह भी ले सकते हैं, और थोड़े दिन इसे आप वॉच कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस की वेबसाइट के थ्रू आप इसे वॉच कर सकते हैं, और अपने पैसे का आप बहुत अच्छे से इन्वेस्टमेंट करके उस पर अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं। बिल्कुल। हमारे प्रोग्राम में पैसा बोलता है कि इस कड़ी में हम लोगों ने बहुत ही गहराई से इस बात को जाना कि ETF क्या है, कैसा उसमें पैसा लगाया जा सकता है, मैच्योरिटी पीरियड कितना होना चाहिए, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म, और ऐसे ही बार बार हम प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहते हैं DD उर्दू पर, DD के नेटवर्क पर, पैसा बोलता है के माध्यम से, ताकि जो इन्वेस्टर हैं उनकी एजुकेशन लगातार बढ़ती रहे। मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा हमारे एक्सपर्ट्स का,
विनीत सहाय जी का, अशोक बंसल जी का, डॉक्टर शरद कोहली का कि वो हमारे स्टूडियो में आए, उन्होंने समय निकाला और हमसे इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर यानी ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स पर बात की। और इसी के साथ पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फ़िलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमारी ईमेल आईडी प्लीज़ नोट कीजिए, ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।